नमस्कार सभी को। स्वागत है कक्षा 11 की इतिहास की ऑनलाइन क्लास के अंदर आप सभी का। इतिहास के अंदर पाठ 3 के प्रश्नोत्तर को हम समझते हैं। कुछ प्रश्नोत्तर आपके पाठ्य पुस्तक के हैं, जिसमें जो महत्वपूर्ण हैं उन्हीं को समझेंगे। बाकी को मैंने जो आपके खुद की प्रैक्टिस के लिए हैं वो आप खुद समझिए और उन्हें करने की कोशिश कीजिए। जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको समझते हैं। देखिए कि यदि आप रोमन साम्राज्य में रहे होते तो कहाँ रहना पसंद करते, नगरों में या ग्रामीण क्षेत्र में? तो कारण बताइए। तो ये पूछा गया है। वैसे तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि अगर आपने वीडियो ढंग से देखा होगा तो इसको समझा होगा, लेकिन फिर भी हम बुक के आधार पर इसको समझते हैं कि यदि मैं रोमन साम्राज्य में रहा होता तो नगरों में रहना अधिक पसंद करता। नगरों में क्यों रहना पसंद करते? क्योंकि रोमन नगर थे, कार्थेज, सिकंदरिया और एंटियोक, ये अपने समय के काफ़ी प्रसिद्ध नगर थे और काफ़ी सुविधाग्रस्त नगर थे। आदि नगरों में लोगों का जीवन ग्रामीण लोगों के जीवन की अपेक्षा ज़्यादा सुरक्षित था। या को का कीजिए आप कि लोगों का जीवन काफ़ी अच्छा था। शहरी जीवन की अनेक महत्वपूर्ण विशेषताएं यहाँ मौजूद थी जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती थी। यानी सारे सुख सुविधाएं के साधन यहाँ पर मौजूद थे। नगर विभिन्न उद्योगों के केंद्र थे। विभिन्न उद्योगों के केंद्र थे और प्राय व्यावसायिक गतिविधियां यहीं से संचालित होती थी, यानी व्यापार वाणिज्य के केंद्र थे। नगर प्रशासनिक इकाइयों के रूप में भी क्रियाशील थे। प्रशासनिक इकाइयां यानी काफ़ी कुछ राजनीतिक जो है कार्य भी यहीं से संपादित होता था, या मुख्य रूप से यहीं से सारे क्रियाकलाप है वो अनेक प्रांतों के ऊपर आयोजित होते थे। इसलिए यहाँ पर लोगों की सुख सुविधाओं पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। शहर में रहने वाले लोगों का जीवन काफ़ी अच्छा था। नगरों में रहने से एक लाभ ये था कि यहाँ खाद्यान्नों की कमी नहीं होती थी। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ खाद्यान्नों की कमी नहीं होती थी, यानी कि यहाँ पे अगर कभी भी बारिश ना हो, अकाल पड़ जाए, तो ऐसी स्थिति में लोगों के पास जीवन जीने के जो है साधन मौजूद रहते थे। कारण ये था कि ग्रामीण क्षेत्रों से विभिन्न प्रकार की फसलें हैं वो यहाँ पर आती थी और फिर ग्रामीण क्षेत्रों के लोग यहाँ बेचने के बाद शहरों में इनका भंडारण होता था, या मंडियाँ जो होती थी उसमें इनको सुरक्षित रख लिया जाता था। तो जब भी अकाल की स्थिति होती थी तो शहर के लोगों का जीवन प्रभावित नहीं होता था, ये अपना जीवन आराम से जीते थे। लेकिन वहीं ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का जीवन है वो पूरी तरह से प्रभावित होता था, क्योंकि ये अपनी फसलें वगैरह बेच देते थे। और ऐसी स्थिति में जब यहाँ पर अकाल और स्थितियाँ बदलती थी तो यहाँ के लोगों का जीवन दूभर हो जाता था। यहाँ पे अकाल के दौरान ऐसी सिचुएशन भी उत्पन्न हुई है जिसमें लोगों को पेड़ों की पत्तियाँ, जड़ें, छालें, झाड़ियाँ आदि खाकर उनको अपना जीवन है वो बचाना पड़ा था। नगरों में उच्च स्तर के मनोरंजन भी मौजूद थे, यानी नगरों के अंदर मनोरंजन या जो है जीवन जीने की विभिन्न तरीके यहाँ पर मौजूद थे। उदाहरण के लिए एक कैलेंडर के अनुसार एक वर्ष में कम से कम 176 दिन, ये पूछा जाने वाला प्रश्न है कि यहाँ पर कितने समय तक मनोरंजन के दिन हैं वो थे। तो 176 दिन लोगों के मनोरंजन के लिए कोई न कोई कार्यक्रम चलता ही रहता था। तो इस प्रकार से नगरों में रहने के लिए लोगों का जीवन है वो ज़्यादा, रहने वाले लोगों का जीवन है वो ज़्यादा अच्छा था। और अगर मुझे ये पूछा जाए या आपको ये पूछा जाए कि आप कहाँ रहना पसंद करते, तो आप भी नगरों के क्षेत्र में ही रहना पसंद करते। फिर अगला प्रश्न है इसका आगे का कि आपको क्या लगता है कि रोमन सरकार ने चांदी की मुद्रा को ढालना क्यों बंद किया होगा, और वह सिक्कों के उत्पादन के लिए कौन सी धातु का उपयोग करने लगे थे? क्या वजह रही कि चांदी की कमी आ गई थी, इसलिए उन्होंने चांदी को ढालना, सिक्कों को ढालना बंद किया था। अब वो वजह क्या थी कि चांदी की कमी क्यों आई थी? देखिए, प्रारंभ में रोम साम्राज्य में चांदी की मुद्रा का प्रचलन था और दिनारियस का एक प्रसिद्ध सिक्का यहाँ पर चलता था जो कि सम्राट ऑगस्टस ने चलाया था। शुद्ध चांदी का सिक्का होता था दिनारियस। 1 नंबर का प्रश्न है, दिनारियस क्या है या फिर सॉलिडस क्या है, दोनों 1-1 नंबर के प्रश्न हैं। सिक्कों को ढालने के लिए स्पेन से चांदी आती थी, खानों से आती थी, लेकिन रोमन सरकार ने चांदी की मुद्रा को ढालना बंद कर दिया, क्योंकि परवर्ती साम्राज्य में स्पेन को खानों से चांदी मिलनी बंद हो गई। यानी बाद के जो शासक आए उनको जो स्पेन की खानों से चांदी मिलनी बंद हो गई, यानी चांदी है स्पेन में भी कम पड़ गई और सरकार के पास चांदी की मुद्रा के प्रचलन के लिए पर्याप्त चांदी नहीं थी। सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने सोने पर आधारित नई मौद्रिक प्रणाली
स्थापित की। कॉन्स्टेंटाइन जब शासक बना तो उसने जब चांदी की कमी हुई तो यहाँ पर उसने सोने पर आधारित ही जो है नई मुद्राएं चालू कर दी या शुरू कर दी, आरंभ कर दी और नई व्यवस्था स्थापित की। यहाँ तक कि सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने सॉलिडस नाम का एक शुद्ध स्वर्ण का सिक्का भी चलाया। सोने का सिक्का आपको याद रखना है, प्रश्न है आपका सॉलिडस क्या है। तो सॉलिडस सोने का सिक्का था, शुद्ध सोने का सिक्का था, 4.5 ग्राम वजन था इसका और सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने चलाया था, जिसे सॉलिडस के नाम से जाना जाता है। परवर्ती पुराकाल में स्वर्ण मुद्राएं ही व्यापक रूप से प्रचलित थी, यानी बाद के समय में जो है स्वर्ण मुद्राएं चलती रही। इसका कारण ये था कि अन्य देशों के व्यापारियों को स्वर्ण मुद्रा से भुगतान भी किया जा सकता था, यानी आसाम से सोना है कोई भी व्यक्ति है वो ले सकता था, वह मना नहीं कर सके। इसके अतिरिक्त रोमन साम्राज्य में सोने की कमी नहीं थी। यहाँ पे प्लस पॉइंट देखना है, यहाँ पे सोने की कमी नहीं थी, यानी एक तरह से कह सकते हैं कि रोमन साम्राज्य समृद्धि की दृष्टि से काफ़ी आगे था। 1,25,000 किलोग्राम सोना है वो प्राप्त होता था। यही कारण था कि जो सोने के सिक्के निस्संदेह लाखों करोड़ों की संख्या में प्रचलित थे। यहाँ तक कि रोम साम्राज्य के अंत होने के पश्चात भी इन सिक्कों का प्रभाव है वो कायम रहा और मुद्राओं का प्रचलन जारी रहा। तो ये ध्यान रखना है कि वहाँ पे स्वर्ण के सिक्के हैं वो चलते रहे और चांदी की मुद्रा जो है बंद हो गई, क्योंकि चांदी की कमी आ गई थी और चांदी का व्यापार है वो स्पेन से होता था। स्पेन में भी जब चांदी नहीं थी तो फिर वो रोमन साम्राज्य को कहाँ से देता। वर्तमान समय में नई प्रौद्योगिकी व धातु के विषय में ज़्यादा जानकारी के कारण एल्यूमिनियम, तांबे और मिश्र धातुओं के सिक्कों की ढलाई भी की जा रही है। मिश्रित धातु यानी अब वर्तमान में तो वैसे भी व्यवस्थाएं काफ़ी बदल चुकी है, तो अब तो हर जगह सोना और चांदी के सिक्के बंद हो चुके हैं, मिश्रित धातु के सिक्के बनते हैं, एल्यूमिनियम, तांबा जो भी है, तो वो अलग अलग देशों की मुद्रा के अनुरूप चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कि अगर सम्राट ट्राजान भारत पर विजय प्राप्त करने में वास्तव में सफल होते और रोमन वासियों का इस देश पर, देश है तो यहाँ पर आप देश कीजिए, इस देश पर सदियों तक कब्जा रहा होता, तो क्या आप सोचते हैं कि भारत वर्तमान समय के देश से किस प्रकार भिन्न होता? बिल्कुल भिन्न होता। कैसे भिन्न होता? देखिए कि यदि सम्राट ट्राजान भारत पर विजय प्राप्त करने में वास्तव में सफल रहा होता और रोमन वासियों को इस देश पर अनेक सदियों तक कब्जा रहा होता, तो भारतीय संस्कृति, सभ्यता, शिक्षा, धर्म, भाषा, कला, संगीत, वास्तुकला, वेशभूषा और स्थापत्य कला आदि पर भी व्यापक प्रभाव पड़ता। जब भी दो भिन्न भिन्न संस्कृतियां आपस में एक दूसरे से परस्पर मिलती हैं तो दोनों संस्कृतियों के मध्य कुछ सांस्कृतिक तत्व आत्मसात कर लिए जाते हैं, चेंजे जाते हैं और कुछ को त्याग दिया जाता है, यानी दो संस्कृतियों का आपस में मिक्सअप हो जाता है। इस प्रकार एक नए सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश का जन्म होता। दोनों की मिलीजुली संस्कृति भारत में भी होती। इन दोनों संस्कृतियों के तत्व एक दूसरे के पूरक के रूप में हमें दिखाई देते। ठीक है, देते हैं नहीं बल्कि देते। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि, और इसके साथ ही इसके अतिरिक्त कोई भी बाह्य शासक यदि किसी देश पर आक्रमण करता है तो उसका उद्देश्य उस विजित देश का सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से शोषण करना ही होता है। कि सभ्यता और संस्कृति आत्मसातीकरण तो होता, लेकिन फिर भी जो है आक्रमणकर्ता का मुख्य उद्देश्य होता है उस देश की सभ्यता, संस्कृति और आर्थिक रूप से शोषण करना और अपनी सभ्यता और संस्कृति को वहाँ पर स्थापित करना, अपने धर्म को स्थापित करना और वहाँ की सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करना। ठीक है, जैसे कि बाबर भारतीय संस्कृति को तहस नहस व लूटपाट के उद्देश्य से ही भारत आया था, किंतु इसकी सांस्कृतिक विविधता के आगे उसका सारा अहंकार है वो चकनाचूर हो गया। भारतीय संस्कृति की यही विशेषता रही है कि उसने सदैव दूसरी संस्कृतियों की अच्छाइयों को आत्मसात किया है। उदाहरण के लिए मुगलों के पश्चात अंग्रेज भी भारत आए, वे भी एक प्रकार से आक्रमणकारी ही थे। उन्होंने भारतीय संस्कृति को पूर्ण रूप से प्रभावित किया, लेकिन भारतीय संस्कृति ने अपने स्वाभाविक रूप को पूर्ण रूपेण नहीं बदला, बल्कि अंग्रेजी संस्कृति को भी उन्होंने जो है अपने भीतर समाहित कर लिया। भारतीय संस्कृति विशाल है और वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ आगे चलती है, और ऐसी स्थिति में भारतीय संस्कृति अपने आप में समृद्ध संस्कृति थी। विभिन्न संस्कृतियाँ यहाँ आई, चाहे वो तुर्क हो, अरब हो या फिर जो है अनेक संस्कृतियाँ दूसरी और वही अंग्रेज, लेकिन फिर भी भारतीय संस्कृति की एक अपनी अलग उत्कृष्टता होने के कारण इस सभ्यता का अंत नहीं हुआ, इस संस्कृति का अंत नहीं हुआ, बल्कि जो दूसरी संस्कृतियाँ आई हैं वो पूरी तरह से भारतीय संस्कृति के अंदर
जो है आत्मसात हो गई। तो आज भी भारतीय संस्कृति ऐसी की तैसी या जैसी की तैसी ही मौजूद है, बल्कि उसने दूसरी छोटी छोटी संस्कृतियों को भी अपने भीतर समाहित कर लिया। ये भारतीय संस्कृति का जो है कह सकते हैं कि उदारता है इसकी रही है। इसी प्रकार यदि सम्राट ट्राजन भारत विजय में सफल होता तो आज का भारत अवश्य ही कुछ अर्थों में भिन्न होता। ठीक है, तो इस प्रकार से भारत थोड़ा सा अलग होता कि इसमें रोमन साम्राज्य की झलक भी भारतीय संस्कृति के अंदर दिखाई देती। अब और क्या है, निम्नार्थ क्या है, देखिए कौन सी झलक होती इसमें कि सभ्यता संस्कृति में कला, भवन निर्माण, सांस्कृतिक क्षेत्र में मूर्तिकला, स्थापत्य कला का नमूना रोमन कला के ऊपर आधारित होता कि रोमन संस्कृति जैसी मूर्तिकला वगैरह या कला साहित्य का प्रभाव होता। अनेक रोमन प्रांतों की भांति यहाँ पे भी छोटे छोटे राज्य स्थापित होते। ईसाई धर्म भारत का उस राजधर्म घोषित होता क्योंकि सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने परवर्ती काल के दौरान ईसाई धर्म को वहाँ का राजधर्म घोषित किया था। और सबसे बड़ी बात है कि दास प्रथा को बढ़ावा मिलता कि वहाँ पे दास प्रथा मौजूद थी और यहाँ पर भी दास प्रथा को बढ़ावा मिलता। भारत का शोषण आर्थिक आधार पर ही होता जैसा कि अंग्रेजों ने लगभग 200 वर्षों तक किया है। वहीं जो है रोमन साम्राज्य के भी अधिकारी या जो शासक होते वो भारत को अधिक से अधिक लूटते और वहीं यहाँ से बहुत सारा धन, सोना, माल है वो अपने देशों की तरफ लेके चले जाते और वहीं ये सब रूप भी यहाँ पे दिखाई देता। ठीक है, तो ये था जो है अगर सम्राट ट्राजन का भारत पर सपना विजय का सच होता तो ये सब कुछ चेंजेज भारत में भी होते। अब देखिए छोटे छोटे प्रश्न हैं बहुविकल्पात्मक, हम विकल्प को नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ सीधा उत्तर देखेंगे कि 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य कौन सा था। तो सीधा उत्तर है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य रोमन साम्राज्य था। ठीक है, दूसरा है रोम साम्राज्य की प्रमुख भाषा कौन सी थी। रोमन साम्राज्य की प्रमुख भाषा है वो लैटिन भाषा थी जो कि बाद में ये वहाँ की साहित्यिक जो है भाषा बन गई। फिर है ऑगस्टस का एक अन्य नाम क्या था। तो ऑगस्टस का एक अन्य नाम है वो ऑक्टेवियन था। ठीक है, आपको याद रखना है ऑक्टेवियन ऑगस्टस का दूसरा पहला नाम था। फिर कॉन्स्टेंटाइन ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ पर स्थापित की थी। तो कॉन्स्टेंटाइन ने अपनी दूसरी राजधानी वो कुस्तुनतुनिया या कॉन्स्टेंटिनोपॉल के अंदर स्थापित की थी। ठीक है, फिर प्रश्न आपका कि हिप्पो शहर के प्रमुख बिशप कौन थे। याद रखना है हिप्पो शहर के प्रमुख बिशप कौन थे, सेंट ऑगस्टाइन। ठीक है, ये मिस्र का ही एक शहर था जहाँ पे सेंट ऑगस्टाइन है वो बिशप थे। बिशप यानी जो है पादरी जैसे होते हैं ईसाई धर्म के अंदर, और बिशप एक काफ़ी उच्च पद है। और जब सेंट ऑगस्टाइन थे वो एक बुद्धिजीवी थे। ऑगस्टस कब शासक बना। ऑगस्टाइन अलग है और ऑगस्टस अलग है। ऑगस्टाइन जो है वो संत है और ऑगस्टस है जो रोम का प्रथम शासक है। तो कब बना है 27 ईस्वी पूर्व के अंदर रोम का शासक ऑगस्टस बना है। फिर पेपायरस पत्र का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। को का कीजिए का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। तो इसका उत्तर है पेपायरस पत्र का प्रयोग है कागज के रूप में किया जाता है क्योंकि ये दस्तावेज या लेखन सामग्री के काम में आया करता था। टॉलेमी किस विषय का ज्ञाता था। टॉलेमी है वो खगोल और भूगोल का ज्ञाता था। टॉलेमी ने अपनी एक पुस्तक भी लिखी है, टॉलेमी की ज्योग्राफी के नाम से उसको जाना जाता है। तो आपको याद रखना है खगोल और भूगोल का ज्ञाता था। सॉलिडस सिक्का किसने चलाया था। अगर आपने अब तक प्रश्न को समझा है तो सॉलिडस नामक जो सिक्का है वो किसने चलाया था, सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने। और ये शुद्ध स्वर्ण का सिक्का हुआ करता था जिसका वजन होता था 4.5 ग्राम। ओके, देन आगे ऑगस्टस के साम्राज्य को क्या कहते थे या कहते थे। तो ऑगस्टस के साम्राज्य को प्रिंसिपेट के नाम से जाना जाता था। ठीक है, आगे रोमन साम्राज्य को कब और क्यों 2 भागों में बांटा गया। रोमन साम्राज्य काफ़ी विशाल साम्राज्य था और ऐसी स्थिति में रोमन साम्राज्य को पूरी तरह से चलाने के लिए उसे 2 भागों में बांटा गया था कि एक तो पूर्वी साम्राज्य और दूसरा था पश्चिमी साम्राज्य। कारण ये था कि बेहतर ढंग से उसको चलाने के लिए 350 से 400 ईस्वी के मध्य इसको बांटा गया था। वर्ष वृत्तांत से क्या आशय है। वर्ष वृत्तांत यानी साल भर के अंदर लिखा गया जो है ऐतिहासिक आधार
तो यहाँ पर समकालीन इतिहासकारों द्वारा लिखा गया वर्ष वृत्तांत इतिहास जो होता है वो वर्ष वृत्तांत कहलाता है। ये वार्षिक आधार पर लिखा जाता था और प्रतिवर्ष इसको लिखा जाता था। ठीक है। ऑगस्टस का शासनकाल क्यों याद किया जाता है? ये प्रश्न आपका आता है कि ऑगस्टस का शासनकाल पूर्ण शांति के शासनकाल के लिए याद किया जाता है, आपको याद रखना है। फिर है एम्फोरा क्या था, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। एम्फोरा ढुलाई के ऐसे मटके अथवा कंटेनर्स थे जिसमें शराब, जैतून तेल और दूसरे तरल पदार्थ लाए व ले जाए जाते थे। यानी इसमें तरल पदार्थों को भरा जाता था, जो कि भूमध्य सागर ये क्षेत्र के अंदर एम्फोरा जो है बहुत अधिक मात्रा में मिले हैं, करोड़ों की संख्या में। एक तो एम्फोरा मिले हैं और दूसरा है ड्रेसल 20। ठीक है, ड्रेसल 20 भी बहुत अधिक मात्रा में मिले हैं। नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है कि बहुदेववादी या बहुदेववाद का क्या अर्थ है? बहुदेववाद का अर्थ है अनेक देवी देवताओं की उपासना या पूजा करना, यानी बहुत एक से अधिक देवताओं को मानना ही बहुदेववाद कहलाता है, बहुत सारे देवताओं को मानना। सीनेट क्या है? देखिए सीनेट धनी या कुलीन वर्ग का समूह था जो शासन चलाने में सहयोग करता था। रोम के 3 बड़े व्यापारिक केंद्रों के नाम बताइए। तो 3 बड़े व्यापारिक केंद्र कौन कौन से हैं? कार्थेस है, सिकंदरिया है और एंटियोक, जो रोम के प्रमुख 3 व्यापारिक शहर थे। और काफ़ी कुछ यहाँ पर जो है यहाँ से ही संपादित होता था। ये केंद्र कह सकते हैं जो है रोमन शहर के केंद्र हुआ करते थे। रोम के शहरी जीवन की 2 विशेषताएं, वैसे तो रोम की शहरी जीवन की अनेकों विशेषताएं मिलती है, लेकिन ना हम 2 विशेषताओं के तौर पे देखेंगे कि शहर में सार्वजनिक स्नान गृह होता था, लोगों के उच्च स्तर के मनोरंजन के साधन थे, आर्थिक संसाधन मौजूद थे, रोजगार के कई संसाधन मौजूद थे, व्यापारिक दृष्टि से उन्नत होते थे, जीवन के जीने के लिए विभिन्न तरीके यहाँ पर मौजूद थे। अकाल व जो दुर्भिक्ष की स्थिति में लोगों का जीवन है वो सामान्य चलता रहता था। तो अनेक कई कारण हैं, तो हमें 2 कारण समझने थे। सेंट ऑगस्टाइन कौन थे? सेंट ऑगस्टाइन उत्तरी अफ्रीका के हिप्पो नामक शहर का बिशप था और चर्च के बौद्धिक इतिहास में उनका उच्चतम नाम था। यानी ये काफ़ी ज्ञानी व्यक्ति थे या फिर बुद्धिजीवी थे। नेक्स्ट कि पेपायरस पत्र का प्रयोग किस कार्य में होता था? तो सीधा है कि पेपायरस पत्र का प्रयोग है वो लेखन कार्य के लिए किया जाता था। दस्तावेजों के रूप में इसको लिखने के लिए, लेख पत्र के लिए इसका उपयोग है वो किया जाता था। फिर है लघुत्तरीय प्रश्न। 4वीं सदी ईस्वी के उत्तरार्ध में सिकंदर के सैन्य अभियानों का क्या प्रभाव पड़ा? 4वीं सदी ईस्वी के उत्तरार्ध में मैसिडोनिया का राज्य के शासक था सिकंदर, मैसिडोनिया का या मैसिडोन का। सिकंदर ने कई सैनिक अभियान किए। सिकंदर के नियंत्रण में सभी क्षेत्रों में यूनानी संस्कृति, विचार तथा आदर्शों का सम्मिश्रण हो गया। का कीजिए आप, पूरे क्षेत्र का यूनानीकरण हो गया। सिकंदर ने उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया तथा ईरान के कई भागों को जीता और उसके इन अभियानों के फलस्वरूप ईरानी और मिस्री क्षेत्रों के साथ सिंधु तक के उसके विस्तृत प्रांत एक हो गए थे। यानी सिकंदर विश्व विजेता बनने का सपना लेकर निकला था और ऐसे में उसने जो है बहुत अधिक इलाकों को उसने जीता था, जिसमें खास तौर से अफ्रीका, पश्चिमी एशिया और ईरान के कई भाग उसके अंदर शामिल थे और भारत के सिंध घाटी या सिंध प्रदेश तक वो आ गया था। पेपायरस के विषय में आप क्या जानते हैं? पेपायरस एक सरकंडे का पौधा हुआ करता था। ये पौधा मिस्र में नील नदी के किनारे उगा करता था। इस पौधे से लेखन सामग्री तैयार की जाती थी। इसका उपयोग व्यापक रूप से किया जाता था। पहले जब कागज नहीं बना था तो संसाधन यही था, इसी के रूप में इसी पे जो है लेखन कार्य किया जाता था। पेपायरस पत्रों पर हजारों संविदाएं, लेख पत्र और सरकारी दस्तावेज भी लिखे हुए पाए गए हैं। तो ये जो कह सकते हैं कि दस्तावेज है वो मिले हैं, जो कि पुरातात्विक स्रोत के रूप में जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत माने जा सकते हैं, जो कि जो अनुसंधानकर्ताओं या इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी के स्रोत भी रहे। सीनेट नामक संस्था के विषय में आप क्या जानते हैं? सीनेट, रोम में सीनेट कुलीन वर्ग के लोगों का एक समूह होता था और इसमें अधिकतर धनी परिवारों के लोग शामिल होते थे। उच्च और कुलीन लोग इसमें शामिल होते थे और गणतंत्र की वास्तविक सत्ता सीनेट नामक निकाय में ही निहित होती थी। अर्थात निकाय यानी संगठन,
ठीक है। और गणतंत्र की वास्तविक सत्ता यानी कि राजा जब शासक बनता था तो राजा निरंकुश होता था, लेकिन ये जो सीनेट नामक जो संस्था होती थी वो राजा के ऊपर अंकुश लगाती थी, राजा के कार्यों में सहयोग देती थी, ताकि राजा और अंकुश यानी राजा अपनी मनमानी न करें और उसी के अनुसार चले, तो ये अंकुश लगाने का कार्य है वो करती थी। सीनेट की सदस्यता जीवन भर चलती थी। इसके लिए जन्म के स्थान पर धन और पद प्रतिष्ठा को अधिक महत्व दिया जाता था। जूलियस सीजर के दत्तक पुत्र और उत्तराधिकारी ऑक्टेवियन ने गणतंत्र को समाप्त कर दिया था। ऑक्टेवियन ने निरंकुश राजतंत्र को लागू किया था, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को प्रिंसिपेट या प्रिंसिप्स माना था, यानी एक साधारण नागरिक की उपमा उसने खुद को दी थी। ठीक है। फिर रोमन समाज में महिलाओं की दशा कैसी थी, हमें याद रखना है कि रोमन समाज में महिलाओं की दशा कैसी थी। देखिए, रोम के समाज में पूछा जाने वाला प्रश्न है, रोम के समाज में महिलाओं की स्थिति सुदृढ़ थी। पत्नी अपनी संपत्ति अपने पति को हस्तांतरित नहीं करती थी, यानी पत्नी के पास अपने खुद के अधिकार होते थे और पैतृक संपत्ति पर उसका अधिकार बनना रहता था। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ देखनी है कि पैतृक संपत्ति अर्थात शादी के बाद भी पत्नी है वो अपने पियर की संपत्ति के ऊपर, मायके की संपत्ति के ऊपर, अपने पिता की संपत्ति के ऊपर अधिकार रखती थी। महिलाएं अपने पिता की मुख्य उत्तराधिकारी बनी रहती थी। अपने पिता की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति की स्वतंत्र मालकिन है वो बन जाती थी। इस प्रकार महिलाओं को पर्याप्त अधिकार प्राप्त थे परिवार के अंदर। विवाह अनुच्छेद आसान था, अनुच्छेद नहीं है, विवाह विच्छेद। ठीक है, आप विच्छेद कीजिए, विच्छेद यानी तलाक। ठीक है, विवाह विच्छेद आसान था। आसान कैसे, देखिए कि पति अथवा पत्नी दोनों के मध्य अगर विवाह संबंध नहीं बैठ रहा है तो विवाह भंग करने के उद्देश्य से अगर सूचना दे देते थे फिर विवाह विच्छेद हो जाता था। लड़के लड़कियों की विवाह की आयु में पर्याप्त अंतर था, फिर भी पुरुषों के ऊपर महिलाएं अधिकार रखती थी, यानी दोनों का सामंजस्यपूर्ण जीवन है वो चलता था। नेक्स्ट है, कॉन्स्टेंटाइन के प्रमुख सुधार बताइए। सम्राट कॉन्स्टेंटाइन, जिन्होंने सोने के सिक्के चलाए थे, सॉलिडस नामक सोने का सिक्का चलाया था और जिसने कॉन्स्टेंटिनोपल को अपनी राजधानी बनाया था। तो इसके सुधार देखिए कि इनका सुधार, सबसे पहला सुधार है मौद्रिक क्षेत्र में। उसने सॉलिडस नाम का सोने का सिक्का चलाया जो कि 4.5 ग्राम शुद्ध सोने से बना होता था और ये रोमन साम्राज्य के पतन के बाद भी बना रहा है, यानी रोमन साम्राज्य एक वैभवशाली और समृद्ध साम्राज्य था जिसके पतन के बाद भी सोने के सिक्के हैं वो लंबे अरसे तक चलते रहे। सॉलिडस सिक्के बड़े पैमाने पर ढाले जाते थे और करोड़ों की संख्या में चलन में थे। कॉन्स्टेंटाइन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी कुस्तुनतुनिया नगर का निर्माण। उसने कॉन्स्टेंटिनोपल या कुस्तुनतुनिया बनाया। ये नवीन राजधानी 3 ओर से समुद्र से घिरी हुई और सुरक्षित थी। उसके काल में तेल मिलों और शीशे के कारखानों सहित ग्रामीण उद्योग धंधों का भी विकास हुआ, स्क्रू प्रेसों का भी विकास हुआ। इन सब से उसके साम्राज्य में व्यापार की सबसे ज़्यादा उन्नति हुई। तो सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के सुधार हम समझ सकते हैं। एक सुधार और देख लेते हैं। हाँ, यही है कि उसके साम्राज्य में व्यापार खूब फला और फूला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोमन वासी बहुदेववादी थे, यानी एक से अधिक देवताओं को मानते थे। इस कथन को समझाइए। यूनान और रोमवासियों की पारंपरिक धार्मिक संस्कृति बहुदेववादी थी, यानी एक से अधिक देवताओं को वो मानने वाले थे, बहुत देवताओं को पूजते थे। ये लोग अपने पंथ और उपासना पद्धतियों में विश्वास रखते थे। वहाँ अनेक प्रकार के संप्रदाय थे जो अनेक अनेक देवी देवताओं को मानते थे और उनकी अलग अलग उपासना पद्धतियाँ या धार्मिक विश्वास थे। जुपिटर, जूनो और मिनर्वा और मार्स जैसे अनेक रोमन, इतालवी देवों और यूनानी तथा पूर्वी देवी देवताओं की पूजा भी ये किया करते थे, जिसके लिए उन्होंने साम्राज्य भर में हजारों मंदिर, मठ और देवालय भी बना रखे थे। उन्होंने अपने देवी देवताओं के अनुसार है अनेक मंदिर, मठ इत्यादि बना रखे थे। तो यहाँ अनेक देवी देवताओं को रोमनवासी है वो मानते थे। फिर है भाषा, कला, दर्शन, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में रोम की क्या देन है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका और ये प्रश्न 4 से 5 नंबर का प्रश्न आपका पूछा जाता है। निबंधात्मक प्रश्न भी आता है इसके ऊपर। तो देखिए क्या देन है। कला के क्षेत्र में देखते हैं, रोम ने कंक्रीट का प्रयोग सर्वप्रथम किया। कंक्रीट क्या होता है, जो सड़क जब बनती है तो उसके ऊपर काली काली जो गिट्टियाँ, छोटे छोटे पत्थर बिछाए जाते हैं, उनको कंक्रीट कहते हैं। तो इसका सर्वप्रथम प्रयोग है वो रोम ने किया है, ये याद रखना है। वे ईंट पत्थरों का बड़ी मजबूती से जोड़ सकते थे। इस शिल्प कला को रोम ने ही विश्व में सिखाया है। ठीक है, कि पत्थर और ईंटों को जोड़ना, यानी भवन निर्माण कला है रोम की मौजूद रही। डाट का प्रयोग रोम ने संभवतः सर्वप्रथम किया। डाट
डाटों के सहारे कई मंजिले मकान बना सकते थे। डाट क्या है देखिए, जब भी भवन बनाए जाते हैं तो भवन को ऊंचाई देने के लिए जब एक मंजिल तैयार हो जाती है तो दूसरी मंजिल से पूर्व उसमें कुछ छिद्र किए जाते हैं, दीवारों के अंदर होल बनाए रखे जाते हैं। उस होल के पीछे कारण होता है कि अगर मंजिल ऊपर बनानी तो उसके अंदर जो बांस वगैरह डाले जाते हैं, खंबे रोपे जाते हैं, पट्टे डाले जाते हैं, तो उसके लिए ये होल जो होते हैं उसके अंदर उन डाटों के सहारे ही उन पट्टों को या फिर उन बांसों को आसानी से रखा जाता है और फिर उनका स्ट्रक्चर बनाया जाता है। उसके बाद जो है कारीगर वगैरह है उसके ऊपर खड़े होकर आसानी से कार्य कर सकते हैं। इस प्रकार जो भवन से सटे हुए आकृतियाँ यूँ बनाई जाती है जिसके ऊपर वो चढ़कर एक मंजिल से दूसरी मंजिल पर वो चढ़ के काम करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये लोहे के पट्टे वगैरह इस पे बनते हैं और इस पे वो आगे से आगे मंजिल पे चढ़ते चले जाते हैं। इस प्रकार से इस कार्य को वो करते हैं। ठीक है, तो ये रोम की कला है, ये रोम की देन है। वे बहुत सुंदर और मजबूत नहरें बनाना भी जानते थे। उन्होंने अपने सम्राटों की मूर्तियां बनाकर महत्वपूर्ण स्थानों पर लगाई कि वहाँ पे जो है शिल्पकला की दृष्टि से भी रोमन साम्राज्य काफ़ी उन्नत था। तो यहाँ पर जो रोम के विभिन्न सम्राट या शासक हुए उनकी मूर्तियाँ भी रोमन शिल्पियों ने बनाई है, तो उसकी भी काफ़ी जो है देन है कला के क्षेत्र में। फिर हम देखते हैं भाषा, दर्शन, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में रोम की क्या देन है। देखिए भाषा के क्षेत्र में रोम के लोगों ने यूनानियों से वर्णमाला सीखकर अपनी वर्णमाला और भाषा का विकास किया। उनकी भाषा लैटिन भाषा सारे यूरोप के पढ़े लिखे लोगों की भाषा बन गई, यानी ये सिविलाइज्ड भाषा कहलाती है, या कह सकते हैं कि सभ्य लोगों की भाषा है वो लैटिन भाषा मानी जाती है। कई आधुनिक यूरोपीय भाषाएं जैसे फ्रांसीसी, स्पेनिश, इतालवी अनेक लैटिन भाषा पर है भाषा से ही निकली है या आधारित है। जैसे संस्कृत हमारी हिंदुस्तान की देवनागरी लिपि और संस्कृत से अनेक प्रकार की भाषाएं निकली है, उसी प्रकार से जो यूरोप की लैटिन भाषा है उससे भी अनेक प्रकार की फ्रांसीसी, स्पेनिश, इतालवी जो है उससे लैटिन भाषा से निकली हुई भाषाएं हैं। दर्शन के क्षेत्र में देखें कि दर्शन एपिक्यूरियन ऐसी है, तो यहाँ पे पी करिए। क्यूरियन और स्टोक दर्शन रोम में बहुत प्रसिद्ध है। रोम में ल्यूकिटस, सिसरो और मार्क्सस, ऑरिलियस आदि प्रमुख प्रसिद्ध दार्शनिक हुए हैं। साहित्य के क्षेत्र में भी रोम की देन है वो महत्वपूर्ण है कि रोमन इतिहास के प्रसिद्ध कवि रहे हैं हेरोस और वर्जिल। ठीक है, जो कि महानतम कवि थे और उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में भी अपनी अनुपम छवि है वो छोड़ी है। विज्ञान के क्षेत्र में भी रोम के वैज्ञानिक हैं। सेल्सस ने चिकित्सा शास्त्र के क्षेत्र में एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है जिसमें उन्होंने शल्य चिकित्सा का विस्तृत वर्णन किया। शल्य चिकित्सा अर्थात ऑपरेशन पद्धति, जिसमें जो मानव शरीर को काटा जाता है और उसके बाद उसका ऑपरेशन करके इलाज किया जाता है। गैलेन नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने चिकित्सा शास्त्र को विशेष कोश भी तैयार किया कि किस प्रकार से उपचार है वो करना चाहिए, तो उस वैज्ञानिक ने किया है। उन्होंने रक्त संचालन का पता लगाया, यानी ब्लड सर्कुलेशन बॉडी के अंदर कैसे होता है उसके बारे में भी उन्होंने पता लगाया। खगोल तथा भूगोल के क्षेत्र में टॉलेमी नामक महान विद्वान ने विशेष कार्य किया। उसने तारा और ग्रह की स्थिति का भी अध्ययन है वो किया है। तो टॉलेमी भी एक महान विद्वान थे जिन्होंने भूगोल नामक किताब लिखी है। टॉलेमी की ज्योग्राफी के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये रोमन साम्राज्य की देन है कला, साहित्य और भाषा के क्षेत्र में। नेक्स्ट है बाइजेंटाइन साम्राज्य के बारे में संक्षेप में लिखिए। यहाँ पे विजेंटाइन है तो आप बाइजेंटाइन इसको समझिए। ठीक है, बाइजेंटाइन तो यहाँ विजेंटाइन लिखा हुआ तो आप उसको सही कर दीजिए। मध्य युग में रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने रोमन साम्राज्य के पूर्वी प्रदेशों को संगठित करके 330 ईस्वी में पश्चिम बाइजेंटाइन साम्राज्य की स्थापना की। इस साम्राज्य की राजधानी यूनानी नगर बाइजेंटाइन था। बाइजेंटाइन नगर था यूनान का, जो कि काफ़ी फेमस, प्रसिद्ध और वैभवशाली नगर था। और जब उन्होंने अपने रोमन साम्राज्य का विस्तार किया तो बाइजेंटाइन को राजधानी बनाया। और 476 ईस्वी में जब रोमन साम्राज्य का पतन हो गया तब बाइजेंटाइन साम्राज्य ने पर्याप्त प्रसिद्धि तब तक प्राप्त कर ली थी। अब उसकी राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल या कुस्तुनतुनिया थी। ठीक है, कॉन्स्टेंटिनोपल या कुस्तुनतुनिया बनाई है सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने। इस साम्राज्य पर अनेक राजाओं ने शासन किया। फलस्वरूप कुस्तुनतुनिया संसार का सबसे अधिक वैभवशाली नगर है वो बन गया। कॉन्स्टेंटाइन के समय में ये नगर काफ़ी फेमस हो गया। इस साम्राज्य के अंतर्गत व्यापार
वाणिज्य, शासन प्रणाली, कानून आदि के क्षेत्र में अद्भुत जो है उन्नति भी हुई। अब है रोमन साम्राज्य की सामाजिक संरचना के विषय में आप क्या जानते हैं, यानी रोमन समाज कैसा था उसके बारे में हमको समझना है। रोमन समाज कैसा था, तो इतिहासकार टैसिटस ने जो रोमन समाज है वो बांटा है, उसको समझते हैं। देखिए कि इतिहासकार टैसिटस ने जिन सामाजिक श्रेणियों को बताया है कि प्रारंभिक साम्राज्य के प्रमुख सामाजिक समूहों का उल्लेख किया है, वे है सीनेटर, अश्वारोही वर्ग, जनता का सम्माननीय वर्ग और निम्नतम वर्ग। तीसरी सदी के प्रारंभिक वर्षों में सीनेटर की सदस्य संख्या लगभग 1000 थी। सीनेटर की संख्या कितनी थी? सीनेटर जो कि सत्ता के चलाने में उच्च और कुलीन वर्ग के लोग हुआ करते थे और जिनका सत्ता में बोलबाला हुआ करता था। कुछ सीनेटरों में लगभग आधे सीनेटर इतालवी परिवारों से थे। ये भी धनी और उच्च परिवारों से संबंध रखते थे। रोमन साम्राज्य के अंदर इतालवी परिवार साम्राज्य के परवर्ती काल यानी बाद के समय के दौरान जो 4वीं शताब्दी के प्रारंभिक भाग में कॉन्स्टेंटाइन प्रथम के शासनकाल में आरंभ हुआ था, टैसिटस द्वारा बताए गए दो समूह जिसमें सेनेटर और अश्वारोही एकीकृत होकर विस्तृत कुलीन वर्ग बन गए थे। ये कुलीन वर्ग दो थे खासतौर से साम्राज्य में, रोमन साम्राज्य में, जिसमें सेनेटर कहा जाता था और दूसरा था जो है अश्वारोही जिनको माना जाता था। इनके कुल परिवारों में से कम आधे परिवार अफ्रीकी और पूर्वी मूल के थे। ये परवर्ती रोम कुलीन अत्यधिक धनी वर्ग के ये वर्ग था और मध्यम वर्गों में नौकरशाही और सेना की सेवा में जुड़े हुए लोग रहते थे। नौकरशाही अर्थात जो वेतन अधिकारी होते थे वो जो है रोमन साम्राज्य से जुड़े होते थे, वो उसमें मध्यम वर्ग में शामिल थे, किंतु अपेक्षाकृत अधिक समृद्ध सौदागर और किसान भी इसके अंदर शामिल थे और जिनमें बहुत से लोग पूर्वी प्रांतों के निवासी थे। टैसिटस ने इसे सम्मानीय मध्यम वर्ग माना है और ये लोग हैं सीनेट ग्रहों के आश्रितों के रूप में कार्य करते थे। सीनेट यानी जो सीनेटर्स वगैरह होते थे उनके अधीन ये कार्य किया करते थे। बड़ी संख्या में निम्न वर्गों के समूह थे जिन्हें ह्यूमिलेरियस अर्थात निम्नतर वर्ग इनको कहा जाता था। ठीक है, और ये ह्यूमिलियर जो होते थे या निम्नतर वर्ग होते थे ये ग्रामीण श्रमिक बल पर आधारित थे। ये यानी मेहनत मजदूरी करते थे, जिनमें बहुत से लोग स्थायी रूप से मिलों में काम करते थे। मिलें जो कपड़ा मिलें हैं या जो भी धातु मिलें जो भी काम करते हैं उसमें काम ये किया करते थे। औद्योगिक क्षेत्रों में काम किया करते थे। मजदूर या किसान, छोटे किसान वर्ग के लोग ये हुआ करते थे। तो ये था हमारा जो है पाठ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें 2 से 3 तो आपके पाठ्यपुस्तक के प्रश्न हैं। अन्य प्रश्न जो क्योंकि पाठ्यपुस्तक में सिर्फ नोट्स आधारित ही है और ऐसी स्थिति में जो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपको सबके सब नोटबुक में आपको करने हैं और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपके एग्ज़ाम में आने के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के प्रश्न। धन्यवाद।